ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम एमएलई डिस्कस कर रहे थे, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स हमने देखे थे, कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, लाइक्लीहुड इक्वेशन हमने डिफाइन की थी। तो जनरली हम क्या करते हैं, लाइक्लीहुड इक्वेशन यूज करते हैं। ये होता है डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग एल इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस इक्वेशन के बेसिस पे हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है भाई, हमें हमने देखा था लाइक्लीहुड फंक्शन जब हमने डेवलप किया था। तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, सैंपल ऑब्जर्वेशंस का भी फंक्शन है और थीटा का भी फंक्शन है। तो प्रिंसिपल कहता है भाई, हमने क्या करना है, थीटा की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो वो एस्टिमेटर हमारा क्या होगा, थीटा कैप होगा, दैट मीन्स मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर होगा। तो इसी प्रोसीजर पे बेस्ड या इस प्रिंसिपल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इनका आंसर तो आपको याद रहना चाहिए। आंसर याद नहीं है तो एटलीस्ट प्रोसीजर कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, देखिए रैंडम सैंपल लिया है हमने एन यूनिट का। ठीक है, पॉपुलेशन से लिया है, इसका पीडीएफ हमें गिवन है 1/2 ई टू दी पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस थीटा वेयर एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी। तो इस केस में लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या होगा, थीटा का एमएलई हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो लाइक्लीहुड फंक्शन हम फॉर्म करेंगे। तो लाइक्लीहुड फंक्शन ये होगा, प्रोडक्ट आई वन टू एन एफ एक्स आई। ठीक है, तो पीडीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 ए टू दी पावर माइनस मॉड एक्स वन माइनस थीटा, ये फर्स्ट पीडीएफ होगा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का पीडीएफ होगा। इसी तरह से सेकंड ऑब्जर्वेशन का पीडीएफ होगा, देन सिमिलर वे में nth ऑब्जर्वेशन का पीडीएफ हम नोट कर सकते हैं इस तरह से। तो लाइक्लीहुड फंक्शन हमने डिफाइन किया था, इट इज अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन इज डिफाइंड एज द पीडीएफ ऑफ जॉइंट पीडीएफ ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। तो हमने ऑब्जर्वेशंस लिए x1 x2 अप टू xn, जो सैंपल ऑब्जर्वेशंस का सेट है हमारे पास, वो है x1 x2 अप टू xn, और ये सारे ऑब्जर्वेशन इसी पीडीएफ से हमने कंसिडर किए हैं। तो इस केस में लाइक्लीहुड फंक्शन इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसे और सिंप्लीफाई करें तो 1/2 कांस्टेंट है, n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 टू दी पावर n हमें मिलेगा, और बेस हमारा सेम है, एक्सपोनेंट ऐड होएगा, तो ये माइनस समेसन आई वन टू एन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिलेगी लाइक्लीहुड फंक्शन की। ठीक, तो यहाँ से हम अब देखें थोड़ा सा, लाइक्लीहुड फंक्शन टिपिकल है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करें तो लॉग ले सकते हैं। लॉग लेकर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लॉग वन तो हमारा जीरो हुआ, एन लॉग वन इज जीरो। ठीक है, माइनस एन लॉग टू, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। तो इस केस में लॉग 1/2 हम निकालेंगे, तो ये लॉग वन माइनस लॉग टू, लॉग वन जीरो होता है, लॉग वन की वैल्यू जीरो होगी। तो इस केस में इसे हम लिख सकते हैं माइनस एन लॉग टू, ये पहली टर्म हुई, एन लॉग टू माइनस के साथ होगा, और लॉग एक्सपोनेंशियल हमारे इनवर्स फंक्शन है, तो ये इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, और हमें मिलेगा माइनस समेसन आई वन टू एन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस थीटा। ठीक है, ये लॉग एल की वैल्यू होगी। अब हमें थीटा का एमएलई फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, लॉग एल को थीटा के टर्म्स में पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसे जीरो पुट करेंगे, ये हमारी लाइक्लीहुड इक्वेशन है। ठीक है, तो लाइक्लीहुड इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं, तो आप देख रहे हैं भाई एन लॉग टू क्या है, थीटा का इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तो इसका थीटा के टर्म्स में डिफ्रेंसिएशन है तो जीरो होगा, और इसमें जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो थीटा का डिफ्रेंसिएशन सिंपली वन। ठीक है, माइनस वन के टर्म्स में आएगा, तो ये इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ये हो जाएगा समेसन मॉड एक्स आई, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है,
तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है भाई, समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से थीटा को एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो ये इक्वेशन हमें कोई कंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं दे रही है, इससे हमें थीटा का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और सेकंड, अगर हम डेल बाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल 2 टाइम्स कैलकुलेट करें तो ये 0 आएगा। ठीक है, तो इस केस में हमने बताया था, ये कंडीशन थी लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की, कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग एल या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अब ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, तो यहाँ पर मेथड हमारा क्या होगा, मेथड की हेल्प से हम एस्टिमेटर फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो भाई अब एस्टिमेटर हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम प्रिंसिपल यूज करेंगे। प्रिंसिपल कहता है भाई हमें क्या करना है, थीटा की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है सैंपल में। हमारे पास सैंपल है, ठीक है, सैंपल है, और हमने बताया था सैंपल क्या करता है, थीटा की इंफॉर्मेशन भी पजेज करता है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी इसमें है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, थीटा की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, थीटा की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कहाँ से सेलेक्ट करनी होगी, सैंपल से सेलेक्ट करनी होगी। वी हैव टू फाइंड या वी हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम द सैंपल सच दैट द लाइक्लीहुड फंक्शन बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, यानी जब हम एल थीटा कैप निकालें तो ये एल थीटा कैप क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। थीटा कैप मीन्स एल थीटा कैप मीन्स फंक्शन ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो अब कैसे हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर एस्टिमेट करेंगे, तो देखिए जो लाइक्लीहुड फंक्शन हमने डेवलप किया है, ठीक है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन ये आया था हमारा 1/2 होल टू द पावर n e टू द पावर माइनस समेशन I1 टू n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस थीटा। ठीक है, ये लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो इस लाइक्लीहुड फंक्शन में हमने क्या करना है, थीटा की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसके लिए ये लाइक्लीहुड फंक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। तो आप देख रहे हैं भाई 1/2 टू दी पावर n, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब थीटा में वेरिएशन होगा, ठीक है, थीटा में वेरिएशन होगा, तो थीटा की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन हमारा मैक्सिमम। और आपको पता है ई की वैल्यू ये ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक, तो इस क्वांटिटी को फर्दर अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, 1/2 टू दी पावर n इंटू 1/e टू दी पावर समेशन मॉड एक्स आई माइनस थीटा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं भाई लाइक्लीहुड फंक्शन क्या करेगा, एन तो हमारा फिक्स है, सैंपल साइज फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, 2 हमारा कांस्टेंट है, तो इसकी बात तो हम नहीं करते हैं, ये तो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन में जो वेरिएशन होंगे वो वेरिएशन डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, थीटा पे डिपेंडेंट है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जिसके लिए ये लाइक्लीहुड फंक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। अब लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा जब ये क्वांटिटी दैट मीन्स ई टू दी पावर समेशन मॉड एक्स आई माइनस थीटा ये वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा भाई इस केस में क्या होना चाहिए, समेशन मॉड एक्स आई माइनस थीटा ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। दिस शुड बी मिनिमम फॉर वैल्यूज ऑफ थीटा। तो थीटा की ऐसी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है जिसके लिए समेशन मॉड एक्स आई माइनस थीटा क्या हो, मिनिमम हो। तो ये कब मिनिमम होता है, देखिए ये है हमारा एब्सोल्यूट डेविएशन, इसे हम बात करें तो ये क्वांटिटी है हमारी एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट या अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, इस तरह से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने देखा था जब हम डेविएशन डिस्कस कर रहे थे, मीन डेविएशन डिस्कस कर रहे थे, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हम कैलकुलेट करते थे और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हम कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो वहां पर ये रिजल्ट होल्ड करता था, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीन,
यानी ये डेविएशन क्वांटिटी, एब्सोल्यूट डेविएशन, ये क्या है, एब्सोल्यूट डेविएशन है। और मीन डेविएशन में हम क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन यूज करते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था भाई, हमने डेविएशंस निकाले, ठीक है। तो डेविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यू के बेसिस पे हमें मीन डेविएशन मिलेगा, स्क्वायर वैल्यू के बेसिस पे हमें वेरिएंस मिलेगा, जिसको हम बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट हमारे पास है भाई, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज लेस देन और इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीन। यानी ये क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, समेशन मॉड एक्स आई माइनस थीटा, दैट मीन्स एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट पैरामेट्रिक वैल्यू थीटा, ये मिनिमम हमें चाहिए। थीटा की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये मिनिमम हो। तो थीटा की क्या वैल्यू होगी सैंपल में, हम सिंपली क्या करेंगे, सैंपल में अगर सैंपल मीडियन कैलकुलेट कर लें, ठीक है। यहाँ पर अगर सैंपल मीडियन हम पुट कर दें, तो सैंपल मीडियन पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या होगी उस केस में, लीस्ट होगी, मिनिमम होगी। ये क्वांटिटी मिनिमम होगी तो ई टू दी पावर ये समेशन मॉड एक्स आई माइनस थीटा, ये क्वांटिटी मिनिमम होगी। तो उस केस में लाइक्लीहुड फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सैंपल मीडियन चाहिए। तो हम कह सकते हैं भाई इस केस में जो एमएलई होगा थीटा का, वो एमएलई क्या हो जाएगा, सैंपल मीडियन हो जाएगा। ये क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ लो। ठीक है। तो इस तरह का पीडीएफ हमें गिवन है भाई, ई टू दी पावर मॉड एक्स माइनस थीटा, ठीक है। तो इस तरह के पीडीएफ में जो थीटा का एमएलई होगा वो हमेशा क्या होगा, सैंपल मीडियन होगा, ठीक। तो ये रिजल्ट हमारा फॉलो हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एमएलई फॉर अल्फा एंड बीटा फॉर द रेक्टेंगुलर पॉपुलेशन। रेक्टेंगुलर मींस यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, टू पैरामीटर यूनिफॉर्म पॉपुलेशन को रेक्टेंगुलर पॉपुलेशन हम कह लेते हैं। तो इस केस में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या होगा, ठीक है। अल्फा और बीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लाइक्लीहुड फंक्शन डेवलप करते हैं। तो लाइक्लीहुड फंक्शन देखिए, अगर हमने सैंपल कंसिडर किया है x1 x2 अप टू xn, तो ये सैंपल हमारा क्या होगा, आईआईडी होगा, इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन देखिए, फर्स्ट सैंपल का पीडीएफ 1/β-α होगा, सेकंड सैंपल ऑब्जर्वेशन का पीडीएफ भी 1/β-α होगा, और nth ऑब्जर्वेशन का भी पीडीएफ क्या होगा, 1/β-α होगा। तो लाइक्लीहुड फंक्शन जब आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, तो ये 1/β-α होल टू द पावर n, कितना आएगा, ठीक है। तो अगर आप लॉग ले लेते हैं, लॉग लेने पे ये सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई से हम कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फाइंड करना है, एमएलई फाइंड करना है। तो इसके लिए हम दो इक्वेशंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक तो अल्फा के टर्म्स में होगी, डेल बाई डेल अल्फा ऑफ लॉग एल इक्वल टू जीरो, और दूसरी कंडीशन होगी डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग एल इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, डेल बाई डेल अल्फा ऑफ लॉग एल हम कैलकुलेट करें, तो ये वैल्यू होगी माइनस एन अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। सिंपली मैंने क्या किया, बीटा माइनस अल्फा को अल्फा के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट किया। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा, और ये अल्फा का डिफ्रेंसिएशन कोफिशिएंट -1। तो यहाँ से ये रिजल्ट हमें मिल रहा है भाई, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू इन्फानाइट, ये रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू इन्फानाइट। तो ये फिर से, ये इक्वेशन क्या है हमारी, जो लाइक्लीहुड इक्वेशन हमने डेवलप की थी, डेल बाय डेल अल्फा लॉग एल इक्वल टू जीरो, ये लाइक्लीहुड इक्वेशन है। तो ये इनकंसिस्टेंट है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा हमें यहाँ से, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू इन्फिनिटी, ये कोई रिजल्ट नहीं देगा। इसी तरह से हम डेल बाय डेल बीटा लॉग एल इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो वो भी हमें क्या मिलेगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा उस केस में भी। वो होगा माइनस एन अपॉन बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस इन्फानाइट, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी जब हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो मेथड हमारा सक्सेसफुल नहीं है यहाँ पर,
ठीक है। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करें। ठीक, तो फिर से वही प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल कहता है भाई हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, अल्फा और बीटा की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी चाहिए सैंपल ऑब्जर्वेशंस में जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अब लाइक्लीहुड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो लाइक्लीहुड फंक्शन है हमारा 1/β-α होल टू द पावर n। तो इस केस में बीटा की वैल्यू क्या हो, अल्फा की वैल्यू क्या हो, जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं वी हैव टू फाइंड अल्फा एंड बीटा सच दैट द लाइक्लीहुड फंक्शन शुड बी मैक्सिमम। ठीक, तो अब लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होने के लिए बीटा माइनस अल्फा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, फॉर एल मैक्स बीटा माइनस अल्फा शुड बी मिनिमम। बीटा माइनस अल्फा क्या होना चाहिए, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू मिनिमम मिनिमम होनी चाहिए, जितनी कम होगी लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा उतना मैक्सिमम होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल वैल्यू है। ठीक है, एन हमारा फिक्स्ड रहेगा। तो इस केस में बीटा माइनस अल्फा कब मिनिमम होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बीटा और अल्फा को सैंपल में एस्टिमेट करना है, जबकि हमारा सैंपल क्या होगा, बीटा और अल्फा पे डिपेंड करेगा। अब बीटा और अल्फा पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि जो रेंज है रैंडम वेरिएबल की, रैंडम वेरिएबल की रेंज क्या करती है, अल्फा और बीटा पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी जो सैंपल ऑब्जर्वेशंस होंगे, सैंपल ऑब्जर्वेशंस इस एक्स पे बेस्ड होंगे, एक्स से ड्राइव होंगे, है ना। हमने कहा भाई हमारे पास क्या है, सपोज x1 x2 अप टू xn, ये एक रैंडम सैंपल है। तो ओबियस है भाई इस रिजल्ट के बेसिस पे ये रैंडम सैंपल क्या होगा, अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। इतना क्लियर होगा सबको। सैंपल ऑब्जर्वेशंस इस केस में क्या होंगे, अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेंगे। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इन सैंपल ऑब्जर्वेशंस को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज क्यों कर रहे हैं भाई, हमें क्या चाहिए, बीटा की ऐसी वैल्यू चाहिए, अल्फा की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए बीटा माइनस अल्फा मिनिमम हो। ठीक, अब ये मिनिमम कब होगा, जब बीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई बीटा माइनस अल्फा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब बीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब बीटा की वैल्यू क्या हो सैंपल में, और अल्फा की वैल्यू क्या हो सैंपल में। ठीक है, अब हमारे पास सैंपल तो यहाँ पर रैंडम सैंपल है, ये रैंडम ऑर्डर में है। ठीक, लेकिन हमें ये भी कंडीशन पता है भाई ये जो ऑब्जर्वेशंस होंगे ये अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेंगे। तो क्यों ना हम इस सैंपल को क्या कर लें, ऑर्डर में अरेंज कर लें। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें ऑर्डर स्टैटिस्टिक मिलेगी। ठीक है, ये मैंने नोटेशन आपको बताया था। ऑर्डर स्टैटिस्टिक में स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को हम क्या करते हैं, एक्स ब्रैकेट 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन लेस देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन अप टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। हमने क्या किया, सैंपल को ऑर्डर में अरेंज किया, इस तरह से ऑर्डर स्टैटिस्टिक हमें मिली। अब ये भी ऑब्वियस है भाई, सैंपल ऑब्जर्वेशंस अल्फा और बीटा के बीच में लाई करते हैं, तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक भी क्या होगी, अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब हम समझ सकते हैं यहाँ से कि अल्फा की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो एक्स ब्रैकेट 1 है, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है। और बीटा की लीस्ट वैल्यू पॉसिबल वो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है सैंपल में। क्लियर। अब हमारे लिए कंडीशन क्या है, हमें बीटा और अल्फा की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो। फिर हमने कहा भाई लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा जब बीटा माइनस अल्फा ये क्वांटिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। फिर हमने देखा बीटा माइनस अल्फा मिनिमम कब होगा, जब बीटा मिनिमम होगा, अल्फा मैक्सिमम होगा। तो अब हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक को देखें तो बीटा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ये एक्स ब्रैकेट एन होगी। बीटा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, एक्स ब्रैकेट एन। ठीक है, तो बीटा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एक्स ब्रैकेट एन, यही क्या हो जाएगा, बीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हो जाएगा। इसी तरह से अल्फा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, अल्फा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी सैंपल में, एक्स ब्रैकेट 1 होगी। तो एक्स ब्रैकेट 1 क्या होगा इस केस में, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये क्या हो जाएगा, अल्फा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हो जाएगा। तो बीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हो गया लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, और अल्फा का लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हुआ स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर है सबको।
इसमें किसी को कोई डाउट है? ये समझ में आया ना सबके? तो अब ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है इन द फॉर्म ऑफ 1/β-अल्फा, तो उस केस में बीटा का एस्टिमेटर लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, अल्फा का एस्टिमेटर स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक। इसी तरह से अब क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए, क्वेश्चन में ये कह दें भाई हमारे पास जो पीडीएफ है वो इस तरह का पीडीएफ है, 1/θ वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन थीटा। ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट पता है भाई, जब पीडीएफ 1/β-अल्फा होता है विद द रेंज अल्फा टू बीटा, तो इस केस में अल्फा कैप एक्स ब्रैकेट 1 होता है और बीटा कैप एक्स ब्रैकेट एन होता है। ये रिजल्ट आपको पता है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इस पीडीएफ को यहाँ से कन्वर्ट करोगे, इस पे कन्वर्ट करोगे, इस पे कन्वर्ट करोगे तो देखो आपको रिजल्ट मिलेगा बीटा इक्वल टू थीटा एंड अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है। अल्फा को एस्टिमेट करने की जरूरत तो नहीं है इस पीडीएफ के लिए। ठीक है। और बीटा इक्वल टू थीटा है और हमें पता है भाई बीटा का एस्टिमेटर क्या है, एक्स ब्रैकेट एन है, तो ये इंप्लाई करेगा थीटा कैप क्या हो जाएगा, एक्स ब्रैकेट एन हो जाएगा। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। सिंपली आप ये याद रखिए भाई, इस पीडीएफ के लिए बीटा का एस्टिमेटर एक्स ब्रैकेट एन है, अल्फा का एस्टिमेटर एक्स ब्रैकेट 1 है। तो अगर पीडीएफ इस तरह की फॉर्म में है तो इस केस में थीटा कैप क्या हो जाएगा, एक्स ब्रैकेट एन हो जाएगा। ठीक है। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये तो था भाई, क्या हुआ, मेथड हमारा फेल फेल हुआ, तो उस केस में हमने प्रिंसिपल का यूज किया। ठीक है। तो इसी में एक और क्वेश्चन है, ये भी है, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन यहाँ पर गिवन है। ठीक है। तो फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पर थीटा, जो एक्स की रेंज है वो θ-1/2 से θ+1/2 के बीच में है, और पीडीएफ हमारा 1 है, तो इस केस में थीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था रिजल्ट, बीटा कैप, बीटा कैप क्या है, एक्स ब्रैकेट एन है, अल्फा कैप एक्स ब्रैकेट 1 है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म पॉपुलेशन। ठीक। अब इसे जब आप इस पीडीएफ से कंपेयर करोगे, 1/β-अल्फा एक्स ग्रेटर देन अल्फा लेस देन बीटा, इससे कंपेयर करोगे तो इस केस में आपको अल्फा मिलेगा θ-1/2 और बीटा मिलेगा θ+1/2। ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होता है, क्या रिजल्ट यहाँ से मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सिंपल, ये तो समझ में आ रहा है सबके, अल्फा बीटा का एस्टिमेटर हमने कैसे निकाला। अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इस पीडीएफ की हेल्प से ही मैं सारे एस्टिमेटर्स ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा θ-1/2 है, तो इसका मतलब अल्फा कैप क्या होगा, θ-1/2 इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 1। तो यहाँ से थीटा कैप हो जाएगा एक्स ब्रैकेट 1 प्लस 1/2। ठीक है। सिमिलर वे में बीटा θ+1/2 है, तो θ+1/2 इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एन। तो यहाँ से रिजल्ट आया थीटा कैप इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एन -1/2। इतना क्लियर है सबको ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो? नहीं है किसी को कोई कंफ्यूजन? हम्म। तो देखो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आ रहा है। पैरामीटर हमारे पास एक ही है थीटा, लेकिन इसके दो एमएलई आ गए। एक एमएलई है एक्स ब्रैकेट 1 +1/2, दूसरा एमएलई है एक्स ब्रैकेट एन -1/2। इन केस ऑफ पीडीएफ हैविंग फॉर्म एफ एक्स थीटा इक्वल टू 1, अगर इस तरह की पॉपुलेशन है तो इस केस में थीटा के दो एस्टिमेटर हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला भाई, जो एमएलईज होंगे, एमएलईज आर नॉट यूनिक।
तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स यूनिक नहीं हो सकते हैं, एक ही पैरामीटर के बहुत सारे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट यहाँ से निकल के आया है, एमएलईज आर नॉट यूनिक। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई प्रॉब्लम? तो अभी तक जो डिस्कशन किया है ये सब क्लियर है ना आपको? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। आप देखो, हमें अभी तक हमने तीन जो पीडीएफ डिस्कस किए वो तीनों पीडीएफ सेम स्ट्रक्चर के, सेम फैमिली के हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक पीडीएफ के लिए मैंने क्या कर लिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में 1/बीटा माइनस अल्फा के लिए मैंने अल्फा और बीटा का एस्टिमेटर फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया वो एक्सप्लेन कर लिया। तो अब आप यूनिफॉर्म फैमिली में किसी भी तरह का पीडीएफ हो तो उसका एमएलई इस तरह से आप सिंपली कंपैरिजन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ, हाँ ये है, ऑब्टेन एमएलई फॉर अल्फा विद द हेल्प ऑफ सैंपल ऑफ यूनिट साइज। ठीक है, सैंपल ऑफ यूनिट साइज कहा है। तो कल भी मैंने ये डिस्कशन किया था भाई, जब हमारे पास एन यूनिट का सैंपल होगा तो उस केस में लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, एन ऑब्जर्वेशंस के इंडिविजुअल पीडीएफ का मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरह से। लेकिन जब सिंगल सैंपल होगा तो उस केस में, सैंपल में अगर सिंगल यूनिट होगी तो उस केस में लाइक्लीहुड फंक्शन क्या हो जाएगा, पीडीएफ के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया भाई। हमें क्या करना है, एमएलई फाइंड करना है, पीडीएफ हमें गिवन है। तो इस केस में जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा, ये लाइक्लीहुड फंक्शन पीडीएफ के इक्वल ही होगा, यानी ये 2/अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करिए अल्फा का, देखिए कितना आ रहा है बताइए। इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए कितना आएगा। हाँ जी, कितना आ रहा है? नहीं कर पाए सॉल्व? देखिए, यूनिट साइज का सैंपल है, तो इस केस में जो पीडीएफ होगा वही लाइक्लीहुड फंक्शन होगा। तो अब हमें अल्फा का एस्टिमेटर निकालना है, तो क्या करना होगा, इस लाइक्लीहुड फंक्शन को अल्फा अल्फा के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे अल्फा के लिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही हमारा एमएलई हो जाएगा, एमएलई ऑफ अल्फा। कितना आ रहा है? हम्म, नहीं कर पा रहे हैं कैलकुलेट? प्रोसीजर सभी को पता है। ठीक है, तो इस केस में यूनिट साइज का सैंपल है तो लाइक्लीहुड पीडीएफ ही क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन होगा। तो हम लॉग ले लें,
तो लॉग लेने पे देखो ये log 2, ठीक है, माइनस log अल्फा स्क्वायर प्लस log अल्फा माइनस एक्स, यही होगा। तो इसे और सिंप्लीफाई करें तो log 2 माइनस 2 log अल्फा log m टू दी पावर n इज n log m, इस तरह से हम लिखते हैं। तो प्लस log अल्फा माइनस एक्स, ये लॉग लाइक्लीहुड हमने ले लिया। हमें अल्फा का एस्टिमेटर चाहिए, तो अल्फा का एस्टिमेटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लॉग लाइक्लीहुड एल को अल्फा के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसे जीरो पुट करेंगे। दिस इज आवर लाइक्लीहुड इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, लाइक्लीहुड इक्वेशन को अल्फा के लिए सॉल्व करना है। कोई भी नहीं कर पाया सॉल्व? हम्म। तो देखिए क्या मिलेगा, log 2 को अल्फा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो log 2 अल्फा के लिए इंडिपेंडेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल के टर्म्स में। और वेरिएबल अल्फा है, तो log अल्फा का डिफरेंशिएशन ये 1/अल्फा होगा, तो ये -2 अल्फा, ये -2 अल्फा हमें मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो अल्फा माइनस एक्स, अल्फा के टर्म्स में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये लॉग टी हम इसे कह लें, तो ये 1/t रहेगा। और डिफ्रेंशिएशन कोफिशिएंट 1 ही आएगा, अल्फा के टर्म्स में कर रहे हैं, अल्फा है तो 1 डिफ्रेंशिएशन कोफिशिएंट के साथ ये वैल्यू इतनी आएगी। दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/अल्फा माइनस एक्स इक्वल टू 2/अल्फा। ये -2/अल्फा को हम जीरो के इस साइड ले गए, ठीक है, राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से ये अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 2 एक्स, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 एक्स इक्वल टू 2 अल्फा माइनस अल्फा, दिस implies दैट अल्फा इक्वल टू 2 एक्स। तो अल्फा कैप दैट मीन्स मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 एक्स। सिंगल सैंपल है, सिंगल यूनिट का सैंपल है, तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या हो जाएगा, 2 × x हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। लिमिटेशन भी हमने बता दी। लिमिटेशन क्या है, सिंपल सी लिमिटेशन है भाई, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की डेल बाय डेल थीटा लॉग एल एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो मेथड फेल हो जाएगा। डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग एल 2 टाइम्स, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, नहीं करेगा तो भी मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये हमने देखा था पीछे के एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इस तरह की जहाँ पर ये मेथड हमारा फेल होगा, मेथड मीन्स हमारा प्रोसीजर, जो मैथमेटिकल मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा फेल हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी है हमारे पास। प्रिंसिपल कहता है भाई पैरामीटर की ऐसी वैल्यू फाइंड करिए सैंपल में जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो। तो हम सिंपली उस प्रिंसिपल को यूज करके भी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब थोड़ा बहुत आइडिया हमें आ गया है ना, कि एस्टिमेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे हम उन्हें फाइंड करते हैं। और दो मेथड भी हमने डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट मेथड है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एंड मेथड ऑफ मोमेंट्स, और दोनों की लिमिटेशंस भी हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो एस्टिमेटर का आइडिया अब हमें आ गया, एस्टिमेटर क्या है, ठीक। एस्टिमेटर इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन विच इज यूज्ड टू एस्टिमेट द पैरामीटर ऑफ ए पॉपुलेशन। इस तरह से हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स में पहली प्रॉपर्टी है अनबायसनेस, पहली प्रॉपर्टी है अनबायसनेस। तो क्या प्रॉपर्टी होती है अनबायसनेस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एस्टिमेटर है टी, हम कह रहे हैं भाई ये क्या करता है, थीटा को एस्टिमेट करता है,
ठीक है, ये टी एमएलई हो सकता है, मोमेंट एस्टिमेटर हो सकता है, इस पे हम नहीं जा रहे हैं। हम सिंपली कह रहे हैं भाई टी कोई सैंपल ऑब्जर्वेशन का फंक्शन है जो थीटा को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये टी थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा जब इसकी एवरेज वैल्यू, एस्टिमेटर की एवरेज वैल्यू क्या होगी, थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, थियोरेटिकली हम कहेंगे भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा, देन टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं भाई, टी की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज हम एस्टिमेटर को देख रहे हैं, क्योंकि एस्टिमेटर क्या है, फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस है, सैंपल ऑब्जर्वेशंस हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो टी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो टी अपने आप में क्या होगा, एक रैंडम वेरिएबल होगा। टी अपने आप में रैंडम वेरिएबल है, तो इसका भी क्या होगा, कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो टी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मीन भी होगा, वेरिएंस भी होगा। अब हम कह रहे हैं भाई इसका मीन क्या हो, अगर थीटा के इक्वल हो, तो उस केस में ये एस्टिमेटर क्या होगा, थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। तो सिंपल सी कंडीशन है, इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा, देन टी इज सेड टू बी अनबायस्ड फॉर थीटा। तो ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है, सभी को पता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कर रहे हैं, तो इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, 4 कॉइन्स की एक पॉपुलेशन है। ठीक है, हमारे पास 4 कॉइन्स हैं, और 4 कॉइन्स में से उन 4 कॉइन्स का वेट सपोज इस तरह से 1 ग्राम, फर्स्ट कॉइन का वेट 1 ग्राम है, सेकंड का 2 ग्राम है, थर्ड का 3 ग्राम है, और फोर्थ का 4 ग्राम है। ठीक, तो ये एक पॉपुलेशन है। ठीक है, इस पॉपुलेशन से हमने क्या किया, 2 यूनिट का एक सैंपल कंसिडर कर लिया। ठीक, 2 यूनिट का एक सैंपल ले लिया। ठीक है, अब सैंपलिंग हम इस तरह से कर रहे हैं भाई, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल सैंपल्स होंगे वो एनसी एन होंगे। ये भी क्लियर है। ठीक, तो टोटल पॉसिबल सैंपल्स क्या होंगे इस केस में, 4C2 होंगे। ठीक है, तो 4C2 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6। तो 6 पॉसिबल सैंपल्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज सैंपल नंबर नोट कर लेते हैं। ठीक है, सैंपल नंबर हमने नोट कर लिया, और सैंपल वैल्यूज हम नोट कर रहे हैं। ठीक है, और इस पे एक स्टैटिस्टिक अप्लाई कर रहे हैं, सैंपल मीन। ठीक, एक स्टैटिस्टिक सैंपल मीन हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में जो सैंपल मीन होगा, देखिए ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे हमारे पास, x1 x2, 2 ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो इन दोनों का जो मीन होगा वो होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सो x बार इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। तो इस केस में x बार क्या है, एक स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो सैंपल मीन यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक है। तो पहले हम बात करते हैं सैंपल नंबर्स की। तो हमें पता है भाई टोटल पॉसिबल सैंपल्स कितने होंगे इस केस में, 6 पॉसिबल सैंपल्स होंगे। क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट सैंपल हो सकता है 1,2, सेकेंड हो सकता है 1,3। फर्स्ट सैंपल में पॉसिबिलिटी है भाई फर्स्ट कॉइन और सेकेंड कॉइन हमारा सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, सेकेंड में पॉसिबिलिटी है फर्स्ट के साथ थर्ड सेलेक्ट हो जाए। इसी तरह से 1,4, देन 2,3, 2,4 एंड 3,4। ठीक है, ये पॉसिबल सैंपल्स हैं। तो अब हमने एक स्टैटिस्टिक डिफाइन की है, सैंपल मीन। तो हर सैंपल के लिए हम क्या कर रहे हैं, सैंपल मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट सैंपल का सैंपल मीन हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 1.5। फर्स्ट सैंपल का सैंपल मीन 1.5, देन 2.0, देन 2.5, देन अगेन 2.5, 3.0 एंड 3.5। ये कैलकुलेशन सही है मेरी, पॉसिबल सैंपल्स करेक्ट हैं, कोई कंफ्यूजन है किसी को, या कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है मुझसे आप बताइए।
ये वैल्यूज सही कैलकुलेट हुई हैं? इतना क्लियर है ना सबको? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं है कोई डाउट? ठीक है। तो अब देखिए, जो एक्स बार था, एक्स बार था फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, तो इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है। देखिए ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। तो जैसा मैंने कहा था, एक्स बार क्या है? फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन है, फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, अभी पीडीएफ मत समझना इसे, दिस इज फंक्शन, एच से डिनोट कर लेते हैं सपोज। ठीक है, तो एक्स बार इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो ये एक स्टैटिस्टिक है, तो क्या होगा, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि x1 x2 रैंडम वेरिएबल्स हैं, ये इसका फंक्शन है, तो एक्स बार भी क्या है? एक रैंडम वेरिएबल है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। क्लियर? तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये समझ में आ गया यहाँ पर। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बेसिकली क्या है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक। तो बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर भी हम मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो था स्टैटिस्टिक क्या होती है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब बात करते हैं एस्टिमेशन की। तो एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये पॉपुलेशन है एन यूनिट की। ठीक है, एन इक्वल टू 4 यूनिट है और पॉपुलेशन है 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो इस पॉपुलेशन का मीन अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा? ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का मीन हमने कैलकुलेट किया, ये कितना है? 2.5 है। क्लियर? अब सपोज मुझे क्या करना है, इस पॉपुलेशन मीन को सैंपल में एस्टिमेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, जो स्टैटिस्टिक मैंने डिफाइन की थी एक्स बार, इसको इस म्यू को एस्टिमेट करने के लिए यूज कर सकता हूं। एक्स बार को मैंने क्या किया, म्यू को एस्टिमेट करने के लिए यूज कर लिया। तो ऑब्वियस है भाई, अभी एक्स बार क्या हो गया? एक्स बार हो गया एस्टिमेटर ऑफ म्यू। और एक्स बार की जो भी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, ये क्या है? एस्टिमेट है, एस्टिमेट ऑफ म्यू है। तो फर्स्ट एस्टिमेट हो गया 1.5, जो फर्स्ट सैंपल पे बेस्ड है। सेकंड एस्टिमेट हो गया 2.0, जो सेकंड सैंपल पे बेस्ड है। तो इन एस्टिमेट्स का क्या है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अनबायसनेस क्या कहती है? अनबायसनेस कहती है भाई, इस सैंपल मीन का एवरेज अगर पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा, तो हम कहेंगे सैंपल मीन क्या है? पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यानी क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार कैलकुलेट करना है और देखना है क्या ये म्यू के इक्वल आता है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों रिजल्ट है, हमारे पास म्यू की वैल्यू है 2.5 और एक्स बार की सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो हम क्या करें, एक्स बार का एवरेज कैलकुलेट करें। तो एक्स बार का एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, तो ये हो जाएगा सम ऑफ दीज वैल्यूज, दैट मीन्स 1.5 प्लस 2.0 प्लस एंड सो ऑन अप टू 3.5 डिवाइडेड बाई 6। टोटल वैल्यूज कितनी है? 6 है। तो ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.5 विच इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, सैंपल मीन को ऑन एन एवरेज, सैंपल मीन का एवरेज कैलकुलेट किया और ऑन एन एवरेज इसने क्या वैल्यू दिया? पॉपुलेशन मीन का वैल्यू दिया। तो इस केस में हम कहेंगे भाई एक्स बार क्या है? म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो सिंपली कोई भी एस्टिमेटर है, कोई भी एस्टिमेटर टी का, थीटा का कोई भी एस्टिमेटर है टी, तो ये टी अनबायस्ड कब होगा? जब इस टी की एवरेज वैल्यू क्या होगी? थीटा के इक्वल होगी। तो उस केस में हम कहेंगे टी हमारा क्या है? थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। क्लियर? अब कभी कभी क्या होता है, जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेट करते हैं तो ये ग्रेटर देन थीटा आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे यहाँ पर क्या है?
पॉजिटिव बायस है। तो इस केस में एस्टिमेटर क्या हो जाएगा, बायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा, और इस तरह की बायस क्या होगी, पॉजिटिव बायस होगी। सिमिलर वे में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी क्या होगा, लेस देन थीटा आ जाएगा। तो इस केस में हम कहेंगे क्या बायस है, नेगेटिव बायस है। ठीक है, तो यहां से हम दे सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा प्लस बायस, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये बायस क्या हो सकती है, बायस जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और नेगेटिव हो सकती है। तो जब बायस जीरो होगी तो उस केस में टी हमारा क्या होगा, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी उस केस में थीटा हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई टी इज अनबायस्ड फॉर थीटा। तो अनबायसनेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं है? आप कुछ पूछ रहे हैं, यूनिट सैंपल नहीं होगा तो एस्टिमेट क्या होगा है? अच्छा, ये पीछे वाले क्वेश्चन में। हाँ, जहां पर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में देखे वहां पर एस्टिमेट फिर आपको निकालना पड़ेगा ना, जो पीडीएफ होगा उसे आप एन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे x1 के टर्म्स में। ठीक है, तो वो समेसन या प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा वहां पर एस्टिमेट। जो अल्फा का एस्टिमेट अभी 2x आ रहा है, वो क्या हो सकता है, जब हम एन यूनिट का सैंपल लेके लाइक्लीहुड फंक्शन डेवलप करें तो उस केस में वो एस्टिमेटर या तो समेसन की फॉर्म में आ सकता है या प्रोडक्ट की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें अनबायसनेस में तो सर, किसी को। हाँ। हेलो सर। सर, तो ये यहाँ पे एक्स जो है पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा था, तो हम आर्डर स्टैटिस्टिक्स से नहीं निकाल सकते हैं जैसे और सब के लिए निकाले नहीं ऐसा मैक्सिमम वैल्यू? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार उसी से निकालो, ऑर्डर स्टैटिस्टिक से निकालो। ठीक है, वो तो डिपेंड कर रहा है। वहां पर क्या था, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही थी, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा और अल्फा की ऐसी वैल्यू हमें लेनी थी जिसके लिए बीटा माइनस अल्फा हमारा क्या हो, मिनिमम हो, है ना। तो उस केस में हमें ये रूल भी पता था कि जो सैंपल ऑब्जर्वेशन हैं वो पैरामीटर के बीच में लाई कर रहे हैं। तो उस केस में हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक का यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था एक्स माइनस थीटा की फॉर्म में था, जहां पर वहां पे हम सैंपल मीडियन यूज कर ले रहे थे, है ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन और इसमें आ सकता है, e टू दी पावर, इस तरह का क्वेश्चन है, e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस थीटा वेयर एक्स इज ग्रेटर देन थीटा। तो इस केस में भी आप देख रहे हो एक्स थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, अब यहाँ पर हमें ये मिनिमम चाहिए। ये मिनिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, मीन होगी। होगा ना ऐसा? यस सर। हाँ, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी काफी बुक में तो ये भी दिया रहता है कि भाई अगर एक्स की रेंज जो है थीटा पे डिपेंड कर रही है तो उस केस में लाइक्लीहुड इक्वेशन फेल हो जाएगी। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा गुप्ता कपूर में ही, आप देखो तो वहां पर एक रिमार्क में दिया रहता है कि इफ द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल डिपेंड्स ऑन थीटा देन लाइक्लीहुड इक्वेशन फेल्स। लेकिन हमने देखा, जैसा आप कह रहे हैं भाई, जो पीडीएफ हमने अभी डिस्कस किया था एफ एक्स अल्फा वाला, तो उस केस में वो तो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एस्टिमेटर वहां पे हम फाइंड कर ले रहे हैं, है ना। तो ये जरूरी नहीं है। क्लियर? यस सर। तो अनबायसनेस प्रॉपर्टी सबको क्लियर है। तो इस पे आपको पता है भाई, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमने सैंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्राइव किया है विद पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, तो इस केस में एक्स बार, ठीक है, एक्स बार अगर हम एक्स बार को म्यू के लिए यूज करें एस्टिमेट एज एन एस्टिमेटर, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार ये म्यू के इक्वल आती है। तो ये इंप्लाई करता है भाई एक्स बार इज अनबायस्ड फॉर म्यू। ठीक, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से हमने देखा था सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर
तो सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर हमने कैलकुलेट किया था, सिग्मा स्क्वायर कैप जिसे हम कह रहे थे, वो चाहे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हमने निकाला था या फिर मोमेंट एस्टिमेटर कैलकुलेट किया था, तो उस केस में वो 1/n समेसन I1 to n xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, इसको हम एस स्क्वायर कह रहे थे, सैंपल वेरिएंस कह रहे थे। तो क्या ये एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है? हम्म? नो सर। अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर कैलकुलेट करें तो क्या ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आएगा? नो सर। नहीं आता है। ठीक है, तो इसे हम चेक करते हैं, देखो आता है या नहीं आता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, यहाँ पर अब थोड़ा सा ये ज़्यादा कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं कुछ रिजल्ट्स का यूज़ करूंगा। तो ये रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। अगर एक्स आई नॉर्मल को फॉलो करता है, ठीक है, तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन ये नॉर्मल होता है विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन। ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। और साथ में अगर x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x म्यू होगा और वेरिएंस ऑफ x सिग्मा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/n समेसन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/n तो बाहर आ जाएगा। ठीक, या 1/n को हम बाहर न लें, इसको इस तरह से लिख लें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, इस तरह से लिख लेता हूँ। ये एक्सपेंशन सबको पता है, अल्टरनेट फॉर्मूला है 1/n समेसन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, समेसन अंदर अप्लाई करेंगे, 1/n से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करने की जो जरूरत नहीं है, ये आप कर सकते हैं, इतना हम इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब एक्सपेक्टेशन अंदर ले जाएंगे तो ये 1/n समेसन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है। तो अब देखिए एक रिजल्ट हमारे पास है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू, तो ये सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, हम इसे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। सिमिलर वे में वेरिएंस ऑफ एक्स बार, वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो इस केस में ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन। हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर दैट इज म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रखें, तो 1/n समेसन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाई एन प्लस दैट इज माइनस म्यू स्क्वायर, लिख सकते हैं इतना। ये तो सबको क्लियर होगा। तो अब देखो सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर ये कांस्टेंट है, पैरामीटर है, कांस्टेंट बट अननोन, ये हमारी अजम्पशन है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी में अजम्पशन होता है कि पैरामीटर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक, तो सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर समेशन से बाहर आएगा, तो ये सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन समेशन 1, ठीक, माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन 1 यानी 1 को n टाइम्स हम ऐड करेंगे तो n आएगा, तो ये और ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमें मिला सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई एन माइनस म्यू स्क्वायर, तो माइनस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर बैलेंस हो गया।
ठीक, और सिग्मा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू आ गई 1/1 माइनस एन इंटू सिग्मा स्क्वायर। हम कैलकुलेट कर रहे थे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं भाई दिस इंप्लाइज दैट एस स्क्वायर इज बायस्ड एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो इतना रिजल्ट तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। अब हालांकि ये एग्जाम में प्रूफ के लिए तो आता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलते हैं, वो रिजल्ट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा भाई स्मॉल एस स्क्वायर ये सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, ठीक है। तो इसे और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू n-1 अपॉन n इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो इस सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा, कितना होगा, ठीक। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अब हमें रूल पता है भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी ये कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, यानी यहाँ कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा टर्म है वो है n-1 अपॉन n। तो हम क्या करें, n-1 अपॉन n से दोनों साइड LHS और RHS में डिवाइड कर दें, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n अपॉन n-1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अब n तो हमारा कांस्टेंट है ना, इसका एक्सपेक्टेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ से इसे लिखा जा सकता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n इंटू एस स्क्वायर अपॉन n-1 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। और इसे मैं लिख सकता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ गया कैपिटल एस स्क्वायर, दैट मीन्स n इंटू स्मॉल एस स्क्वायर अपॉन n-1 इज अनबायस्ड फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड कर लिया। अब ये ध्यान में रखना है, सिग्मा स्क्वायर का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर और मोमेंट एस्टिमेटर तो एस स्क्वायर रहेगा, लेकिन सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर कैपिटल एस स्क्वायर रहेगा, जिसकी वैल्यू होगी n इंटू एस स्क्वायर अपॉन n-1। अब एस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो एस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी n अपॉन n-1 इंटू एस स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 अपॉन n समेसन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो यहाँ से n और n बैलेंस हो जाएगा, तो कैपिटल एस स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 अपॉन n-1 समेसन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो कैपिटल एस स्क्वायर इज अनबायस्ड फॉर सिग्मा स्क्वायर एंड कैपिटल एस स्क्वायर can be calculated in the sample with the help of this formula. Again, this is the function of sample observation. ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन है, स्टैटिस्टिक है। अब इस कैपिटल एस स्क्वायर को हम सिग्मा स्क्वायर के लिए यूज कर रहे हैं एज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब नाम में ही आ गया भाई अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो एस स्क्वायर क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर का एक एस्टिमेटर हुआ। क्लियर है, तो इतना समझ में आ गया सबके, ये कैसे मैंने लिखा ये सबको क्लियर होगा। इतना सभी को क्लियर है। यस सर। तो अब देखो क्या हुआ, सिग्मा स्क्वायर के दो एस्टिमेटर हमारे पास हैं, एक है स्मॉल एस स्क्वायर और एक है कैपिटल एस स्क्वायर, ठीक। एक मिनट है, ओके। तो सिग्मा स्क्वायर के दो एस्टिमेटर आ गए, एस स्क्वायर और कैपिटल एस स्क्वायर, ठीक। अब जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ रही है 1 - 1/n इंटू सिग्मा स्क्वायर,
ठीक, अब देखो दो केस होते हैं स्टैटिस्टिकल थ्योरी में, एक तो होता है स्मॉल सैंपल और दूसरा होता है लार्ज सैंपल। ठीक है, तो स्मॉल सैंपल की कंडीशन होती है भाई n लेस देन और इक्वल टू 30, और लार्ज सैंपल की कंडीशन होती है n ग्रेटर देन 30, और इसे हम लिख सकते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट सैंपल हम कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान रखना सैंपल हमेशा फाइनाइट होगा। पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो सकती है, पॉपुलेशन फाइनाइट हो सकती है, लेकिन सैंपल हमेशा क्या होगा, फाइनाइट होगा। n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब है लार्ज सैंपल। ठीक, तो इस केस में, अब स्मॉल सैंपल के केस में जहां पर n लेस देन इक्वल टू 30 है, तो उस केस में जो सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर होगा वो एस स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि एस स्क्वायर क्या है, इस केस में अनबायस्ड है। ठीक, अब इसी में जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर कैलकुलेट करें, तो ये होगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0 बचा 1, तो ये आएगा सिग्मा स्क्वायर। ठीक, तो इंपोर्टेंट रिजल्ट निकल के आया भाई, एज n टेंस टू इंफिनिटी स्मॉल एस स्क्वायर अनबायस्ड फॉर सिग्मा स्क्वायर। क्लियर, तो सिग्मा स्क्वायर के दो एस्टिमेटर हैं, तो यहाँ से कंडीशन निकल के आई कि कब हम कैपिटल एस स्क्वायर को यूज करेंगे, कब स्मॉल एस स्क्वायर को यूज करेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करने के लिए स्मॉल एस स्क्वायर यूज करेंगे जब क्या होगा, n लार्ज होगा, या हम कहेंगे n टेंस टू इंफिनिटी। इसी तरह से सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करना है, सैंपल साइज स्मॉल है, तो उस केस में हम कैपिटल एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एज n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर क्या है, सिग्मा स्क्वायर है, और n स्मॉल में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा सबको। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है एआरएस में, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसमें उन्होंने क्या किया, कह दिया भाई हमने 5 यूनिट का एक सैंपल लिया है। ठीक है, 5 यूनिट का एक सैंपल लिया है जिसमें ऑब्जर्वेशन इस तरह के हैं, तो बताओ सैंपल वेरिएंस कितना होगा। तो क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, स्मॉल एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे कि कैपिटल एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एस। कैपिटल एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप कैपिटल एस स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, जो आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो उस केस में आंसर होगा। ठीक, तो ये रिजल्ट भी क्लियर हो गया सबको। सिग्मा स्क्वायर के दो एस्टिमेटर, स्मॉल एस स्क्वायर एंड कैपिटल एस स्क्वायर। स्मॉल एस स्क्वायर की वैल्यू होगी 1/n समेसन x माइनस एक्स बार स्क्वायर, और कैपिटल एस स्क्वायर की वैल्यू होगी n इंटू स्मॉल एस स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, और अगर सैंपल में कैलकुलेट करना होगा तो n माइनस 1 समेसन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक, तो ये तो था एक रिजल्ट अनबायसनेस पे बेस्ड। अब बाकी क्वेश्चंस तो आप देख लेना, प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को आप देखें। एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी में क्या है भाई, अगर टी थीटा का एस्टिमेटर है, तो क्या कोई थीटा का कोई फंक्शन हमने ले लिया सपोज थीटा स्क्वायर, तो इस थीटा स्क्वायर का एस्टिमेटर क्या होगा। ठीक है, तो ये इनवेरिएंस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अनबायस्ड एस्टिमेटर्स इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल से समझेंगे तो हमने कहा भाई टी क्या है, थीटा का एस्टिमेटर है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू थीटा है। ठीक, ये रिजल्ट है भाई, टी क्या है, थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर हो।
तो अब हमें क्या करना है, थीटा स्क्वायर का एस्टिमेटर निकालना है। तो इनवेरियंस प्रॉपर्टी कहती है भाई थीटा स्क्वायर का एस्टिमेटर क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। तो क्या ये टी स्क्वायर थीटा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर है? अगर टी स्क्वायर थीटा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा तो इसका मतलब है टी क्या करता है, इनवेरियंस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो देखिए रिजल्ट हमारे पास है, वेरिएंस ऑफ टी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी वेरिएंस ऑफ टी प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारा फॉलो हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ टी प्लस थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से ये रिजल्ट इम्प्लाई कर रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन थीटा स्क्वायर, या यूं कहें दिस इज नॉट इक्वल टू थीटा स्क्वायर। जबकि टी क्या है, टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, बट टी स्क्वायर इज नॉट अनबायस्ड फॉर थीटा स्क्वायर। सो अनबायस्ड एस्टिमेटर्स डू नॉट possess द इनवेरियंस प्रॉपर्टी। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर इनवेरियंस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं। ये समझ में आया सबके? हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो ये तो सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट्स हमने निकाल लिए। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस में देखूं जरा, अगर कुछ मिलता है मुझे तो इसे देखते हैं, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। जी, आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को भी आप देख लो, वहाँ से भी कुछ रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी अदरवाइज हम रिजल्ट्स इसी तरह से वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया अनबायसनेस। तो अनबायसनेस में हमने सिंपली क्या देखा भाई, ऑन एन एवरेज अगर एस्टिमेटर की वैल्यू पैरामीटर के इक्वल है तो हम कहेंगे हमारा एस्टिमेटर अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है एस्टिमेटर्स की? तो कंसिस्टेंसी जनरली हम बात करते हैं, दिस इज ए लिमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एस्टिमेटर्स। लिमिटिंग प्रॉपर्टी मींस ये प्रॉपर्टी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ही होल्ड करेगी, यानी लार्ज सैंपल पे ही होल्ड करेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो स्मॉल सैंपल्स में जनरली तीन तरह की प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अनबायसनेस, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी। और लार्ज सैंपल पे हम देखते हैं कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या है, कोई भी एस्टिमेटर है टी, ये थीटा का एस्टिमेटर है, ठीक। तो ये कंसिस्टेंट कब होगा? तो ये कंसिस्टेंट तब होगा भाई जिसकी जब इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा को कन्वर्ज करेगी जैसा जैसा एन क्या होगा, लार्ज होता जाएगा। हम सैंपल साइज को बढ़ाते रहेंगे तो इस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा के क्लोज होती रहेगी, ठीक है। जैसे सपोज क्या है, किसी कोई पॉपुलेशन है, स्टूडेंट की पॉपुलेशन है। तो स्टूडेंट की पॉपुलेशन में मीन हमारा क्या है, सपोज 160 सेंटीमीटर है, सपोज, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक सैंपल कंसिडर किया। अब ये जो मीन है ये सपोज 2000 स्टूडेंट पे बेस्ड है, ठीक है। 2000 स्टूडेंट की पॉपुलेशन है, इनका मीन 160 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया, एक सैंपल कंसिडर किया, सपोज 20 यूनिट का एक सैंपल ले लिया। तो सैंपल मीन हमने कैलकुलेट किया। अब तो ये तो जरूरी नहीं है कि सैंपल मीन यहाँ पर 160 सेंटीमीटर ही आए, ठीक है। अब सपोज सैंपल मीन क्या आ गया, 150 सेंटीमीटर आ गया, या सपोज 170 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। तो अब जैसे जैसे मैं ये सैंपल साइज इंक्रीज करूंगा, पहले मेरा n इक्वल टू 20 था, अब मैंने n इक्वल टू 40 लिया, तो x बार की वैल्यू भी चेंज होगी। आप देखोगे x बार की वैल्यू थोड़ा सा क्लोज हो जाएगी, क्लोज टू दिस मीन, ठीक। फिर आपने सैंपल साइज इंक्रीज किया, सपोज 100 कर दिया, तो अब आप देखोगे x बार की वैल्यू और क्लोज हो जाएगी, सपोज 158 सेंटीमीटर, ठीक। तो कोई भी एस्टिमेटर जो इस तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, क्या कर रहे हैं, सैंपल साइज इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस एस्टिमेटर की वैल्यू क्या हो रही है, क्लोज टू पैरामीटर हो रही है,
ठीक है, ऐसा हर एस्टिमेटर फॉलो नहीं करेगा। कोई एस्टिमेटर क्या हो सकता है, हम सैंपल साइज बढ़ा रहे हो तो उसकी वैल्यू पैरामीटर को कन्वर्ज ही ना करे। ठीक है, तो ऐसे एस्टिमेटर्स, ये प्रॉपर्टी ओबियस है, प्रॉपर्टी है, तो ऐसे एस्टिमेटर्स जो क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। किस प्रॉपर्टी को? जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उनकी वैल्यू क्या होगी, पैरामीटर को कन्वर्ज होगी, तो हम कहेंगे वो एस्टिमेटर क्या है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर प्रोबेबिलिटी थ्योरी में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे भाई टी कन्वर्जेस टू थीटा इन प्रोबेबिलिटी पी एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, एन एस्टिमेटर टी इज सेट टू बी कंसिस्टेंट फॉर पैरामीटर थीटा इफ इट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू पैरामीटर एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। क्लियर? तो कंसिस्टेंसी समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटर एंड पैरामीटर बिकम्स वेरी लो या वेरी लेस या वेरी स्मॉल, एंड दिस प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू 1। डिफरेंस वेरी स्मॉल होने का चांस ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1 की ओर टेंड हो रहा है एज एन टेंस टू इंफिनिटी। तो हम कहेंगे टी हमारा क्या है, थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। तो ये दो तरह से कंसिस्टेंसी की कंडीशन को हम लिख सकते हैं। ये नेसेसरी कंडीशन है, इफ टी कन्वर्जेस टू थीटा with probability p as n tends to infinity, then t is said to be consistent estimator of theta, or probability of absolute value of difference between estimator and parameter becomes small, and this probability tends to 1 as n tends to infinity, then t is said to be consistent estimator of theta। तो ये तो डेफिनेशन क्राइटेरिया हम इसे कह सकते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन सबको समझ में आई, कंसिस्टेंसी की क्या डेफिनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ गया, कंसिस्टेंसी क्या होती है एस्टिमेटर्स की, और कैसे हम इसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी को कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप पूछ लीजिए। नहीं है कोई कंफ्यूजन, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी नेसेसरी कंडीशन। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, सफिशिएंट कंडीशन चाहिए। अब सफिशिएंट कंडीशन भी देखो हम यहाँ इसी प्रॉपर्टी से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन कहती है भाई, जो वेरिएबिलिटी है एस्टिमेटर में, जो वेरिएबिलिटी है, अभी देखो वेरिएबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। डिफरेंस वेरिएबिलिटी क्या है, सिंपली डेविएशन है ना। तो यहाँ पर आप डेविएशन देख रहे हैं थीटा और टी के बीच में, यानी एस्टिमेटर और पैरामीटर के बीच में डेविएशन देख रहे हैं, तो 10 यूनिट का है। फिर हमने सैंपल साइज इंक्रीज किया तो ये डेविएशन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, अब ये डेविएशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जहां पर n इक्वल टू इन्फिनिटी होगा और ये t का वेरिएंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा ऐसा? तो सिंपल जो सफिशिएंट कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन हो गई भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी टेंड्स टू थीटा एंड वेरिएंस ऑफ टी टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो कोई भी एस्टिमेटर टी जो थीटा को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, वो अगर इस कंडीशन को होल्ड करता है तो हम कहेंगे भाई टी क्या है, इस केस में थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। क्लियर हो गया? दिस इज आवर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये सफिशिएंट है, हम सिर्फ क्या कर लें, प्रूफ कर लें भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी टेंड्स टू थीटा एंड वेरिएंस ऑफ टी टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक, अब ये जैसा मैंने बताया था, ये प्रॉपर्टी क्या है, लार्ज सैंपल्स में ही कंसिडर की जाती है, लिमिटिंग प्रॉपर्टी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ही होल्ड करेगी। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, आप देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, सपोज इस तरह की आ जाती है, 1 - 1/n थीटा आ जाती है। तो आप कहोगे यार ये तो अनबैस्ड नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, और आपने वेरिएंस ऑफ टी कैलकुलेट किया, ये भी सपोज क्या आ गया, 1/n आ गया। ठीक, अब आप ये तो देख लेते हो, जो जनरली कंफ्यूजन है वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक, आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेट किया और ये आपने देखा भाई दिस इज नॉट इक्वल टू थीटा, लेकिन फिर आपने कहा n टेंड्स टू इन्फिनिटी में वेरिएंस क्या हो रहा है, वेरिएंस t का 0 को टेंड हो रहा है, तो आपने कह दिया भाई t क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t तो थीटा के इक्वल ही नहीं है।
वेरिएंस से हम क्या करें, ठीक है। काफी बुक में ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी आपको थीटा दे दिया और साथ में कह दिया भाई वेरिएंस ऑफ टी टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। सिर्फ यही कंडीशन नहीं है यहाँ पर कहने का, मेरे कहने का मतलब है ये दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। दोनों कंडीशन मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी थीटा को टेंड होना चाहिए और वेरिएंस ऑफ टी जीरो को टेंड होना चाहिए। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू थीटा नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू थीटा, दैट मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी टेंस टू थीटा एंड वेरिएंस ऑफ टी टेंस टू जीरो, ये कंडीशन होल्ड कर रही है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो हम कहेंगे टी क्या है यहाँ पर, थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं देखना है, वेरिएंस नहीं देखना है एस्टिमेटर का, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को भी कंसिडर करना है और वेरिएंस को भी कंसिडर करना है। तो दो लिमिट यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, ये थीटा को टेंड होना है, और साथ में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ टी, ये जीरो को टेंड होना है। तो इस केस में हम कहेंगे टी इज कंसिस्टेंट फॉर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं किसी भी एस्टिमेटर की कि वो एस्टिमेटर कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंसी मींस कंसंट्रेशन ऑफ स्टैटिस्टिक अबाउट द ट्रू वैल्यू और अबाउट द पैरामीटर वैल्यू। ठीक, तो इस केस में एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास यही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कहा भाई जो सैंपल हमने कंसिडर किया है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंसिडर किया है विद पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सैंपल में हमने क्या किया, एन यूनिट का सैंपल हमने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास है एक्स बार फॉलोज नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो हम देखना चाह रहे हैं एक्स बार हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार हमने कैलकुलेट किया, ये म्यू के इक्वल आ गया, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार कैलकुलेट करेंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर बाई एन आएगा। तो अब हम सिंपली देखेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार टेंस टू म्यू, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन है तो म्यू को टेंड करेगा। ठीक है, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ एक्स बार टेंस टू जीरो। ठीक है, तो ये भी क्या है, हम देख रहे हैं ये कंसिस्टेंसी की सफिशिएंट कंडीशन को होल्ड करता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं भाई दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बार इज कंसिस्टेंट फॉर म्यू। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको, क्यों? कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। हम्म, नहीं है कोई डाउट? अच्छा, जो एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर है, तो क्या एस स्क्वायर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा? कोई बता सकता है? यस सर। हम्म, ठीक है, इसके लिए रिजल्ट पता होना चाहिए आपको। ठीक, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये आया था 1 - 1/n सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एस स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये अभी हम जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो इसका वेरिएंस होता है 2 × n - 1 एस स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रख सकते हैं आप, इंटू सिग्मा स्क्वायर होगा ये, इंटू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो
अब हमने चेक करना है कि एस स्क्वायर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है या नहीं सिग्मा स्क्वायर का। तो सिंपली क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, और अभी हमने देखा था किसके इक्वल था, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आया था, ठीक है। सिमिलरली लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर, ये कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे n स्क्वायर डिनोमीटर में है, ठीक है, n स्क्वायर डिनोमीटर में है, तो n यहाँ से आप कॉमन ले भी लोगे तब भी यहाँ पर n रहेगा, यानी आप इस n को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन इस तरह की आ जाएगी 1/infinity एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं भाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है। इतना ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी। लिमिट n टेंस टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर टेंस टू सिग्मा स्क्वायर एंड limit n tends to infinity variance of square tends to 0. This implies that s square is consistent for sigma square, ठीक है। तो ये हो गया कंसिस्टेंसी। कैसे प्रूव करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हमें इनवेरिएंस प्रॉपर्टी देखनी है। तो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी आप याद रखोगे, इफ t is consistent for theta, if t is consistent for theta, then psi t, that means any one-to-one function of t is also consistent of psi theta. Psi theta is one-to-one function of theta. तो कहने का मतलब है भाई जो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स हैं, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर x बार म्यू का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है तो म्यू स्क्वायर का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या हो जाएगा, x बार स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से म्यू स्क्वायर प्लस म्यू प्लस 1 का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर x बार स्क्वायर प्लस x बार प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। तो अभी तक हमने देखा इनवेरिएंस प्रॉपर्टी अनबायस्ड एस्टिमेटर होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन इनवेरिएंस प्रॉपर्टी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होल्ड करेंगे। कंसिस्टेंसी कैसे हम प्रूफ करते हैं, अनबायस्डनेस कैसे प्रूफ करते हैं, अनबायस्डनेस क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, ये हमने अभी डिस्कस किया है। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी की क्लास में इतना करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।